everyone, welcome back to my channel Campus Classroom. I am खुशबू, स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। लास्ट वीडियो में हमने यूनिट 5 जो है इंटरप्रेन्योरशिप की वो स्टार्ट कर दी थी। हम काफ़ी सारे टॉपिक जो थे इसके कवर कर चुके थे। आज हम उसके आगे के टॉपिक्स जो हैं वो करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये कि अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, और जो इसकी PDF है वो मैं इस वीडियो के बाद टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँगी, तो आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। हाँ, एक बार मैंने लास्ट वीडियो में भी कही थी, इस वीडियो में भी कह रही थी, तो बाई चांस सामने से किसी को भी प्रीवियस यूनिट्स की PDF जो है वो टेलीग्राम चैनल पे नहीं मिलती है तो प्लीज़ मैसेज डाल दीजिएगा, कमेंट में डाल दीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूँ। क्या है ना कि कुछ जो वीडियोज़ हैं, कुछ जो PDFs हैं वो बाई चांस बच्चों को मिल नहीं रही है। अपलोड तो मैंने सारी की, बट बच्चों को मिल नहीं रही है। तो अगर आप लोगों को भी नहीं मिल रही है तो आप लोग प्लीज़ वो जो है कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। तो आज की वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने शॉर्ट में बताया था कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इन HRM होता क्या है। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो होता क्या है मेनली, कि डिफाइन करता है कि HR के फंक्शंस को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाए, किस तरह से मैनेज किया जाए, किस तरह से इंटीग्रेट किया जाए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में। ठीक है, हम सबको पता है कि जो HR डिपार्टमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही फैला हुआ रहता है, बहुत ही हर डिपार्टमेंट के लिए ज़रूरी है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के टाइप्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट, लाइन ऑर्गेनाइजेशन। लाइन ऑर्गेनाइजेशन मतलब एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड काम होता है, स्ट्रेट लाइन में कि जो सुपीरियर होता है वो अपने सबऑर्डिनेट को सीधा सीधा ऑर्डर देता है, उनको कमांड देता है। ठीक है, और जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो भी सभी पोजीशंस की बहुत ही अच्छे से क्लियर रहती है कि किसकी क्या काम है, किसका क्या काम नहीं है। ठीक है, और हर सबऑर्डिनेट को सिर्फ और सिर्फ एक सुपीरियर के लिए ही अकाउंटेबल होना होता है। यानी कि कोई भी सबऑर्डिनेट जो है वो सिर्फ एक ही सुपीरियर को जवाब देगा, सिर्फ उसी को अपना जो काम है वो टाइम टू टाइम अपडेट देता रहेगा। ठीक है, और जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन है वो मेनली जो है स्मॉल स्केल जो बिजनेसेस होती है उसके लिए सुटेबल होती हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है। जैसे प्रोडक्शन हाउस में क्या होता है कि फैक्ट्री मैनेजर है, उसे सुपरवाइज़र को कहा, सुपरवाइज़र ने वर्कर को। मार्केटिंग में है तो ब्रांच मैनेजर ने सेल्स ऑफिसर को, सेल्स ऑफिसर ने सेल्स पर्सन को। तो इसी तरह से फाइनेंस और पर्सनल में भी जो है काम होता है। नेक्स्ट क्या है, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। तो जो लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन है इसमें मेनली जो है कि हम लोगों को पता है कि हर फील्ड में, हर उसमें जो स्टाफ एक्सपर्ट्स हैं उनकी ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये जो एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि लाइन मैनेजर जो एडवाइस देते हैं, दीज एक्सपर्ट्स एडवाइस लाइन मैनेजर्स की, लाइन मैनेजर्स को एडवाइस देते हैं। बट जो फाइनल अथॉरिटी होती है किसी भी डिसीजन को लेने की या इशू करने की, वो सिर्फ और सिर्फ जो ट्रू एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उसी के पास। मतलब ये लोग अपने तरफ से आइडिया दे सकते हैं, बट मानना तो उसकी जो ट्रू एग्जीक्यूटिव है वही मानेगा ना। ठीक है, तो जो लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन है उसके वो बेनिफिट प्रोवाइड करता है स्पेशलाइजेशन में और यूनिटी ऑफ कमांड में। इसमें डेंजर से प्रॉब्लम ये है कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो ईजिली हो जाते हैं लाइन ऑफिसर में और स्टाफ एक्सपर्ट में। ऑब्वियस बात है, किसी ने आपको एडवाइस दी है, अब आप उसकी एडवाइस को नहीं मानोगे तो उसको थोड़ा बुरा लग सकता है, आपके बीच में झगड़े हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं इसी बात को लेकर कि तुम्हें मेरी बात माननी होगी नहीं माननी होगी। तो उसी तरह जो लाइन ऑफिसर थे और स्टाफ एक्सपर्ट्स उनके बीच में जो थे कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे। यहाँ उसका एक छोटा सा चार्ट है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है कि एक सेपरेट टीम जो है किसी प्रोजेक्ट के लिए क्रिएट की जाती है। एक प्रोजेक्ट है, समझ लो आपके प्रोजेक्ट का नाम है कुछ भी समझ लो, AJ प्रोजेक्ट। ठीक है, समझ लो मैंने ऐसे ही बोला, AJ प्रोजेक्ट आपके प्रोजेक्ट का नाम है। तो उस प्रोजेक्ट के लिए एक प्रॉपर अलग से ही टीम आपको प्रोवाइड की गई है, जिसमें आपके एक्सपर्ट्स भी हैं जो उसी प्रोजेक्ट पर पूरा ध्यान देंगे कि उस प्रोजेक्ट को अच्छे से और टाइमली किस तरह से पूरा किया जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट और लास्ट क्या है टाइप, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। अब मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये जो है वो कॉम्बिनेशन होता है फंक्शनल और प्रोजेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी का। ठीक है, यानी कि जैसे कि हमारे कुछ परमानेंट फंक्शनल डिपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, और उसके लिए लेकिन उसके साथ क्या कर दिए गए हैं, प्रोजेक्ट टीम्स जो है वो क्रिएट कर दिए गए हैं टेम्पररी। यानी कि फंक्शनल डिपार्टमेंट तो है जो हर डिपार्टमेंट के काम करता है, वो तो है, बट उसके साथ साथ कुछ प्रोजेक्ट टीम्स भी क्रिएट कर दी गई हैं। यह एग्जांपल से देखते हैं, समझते हैं। जैसे कि फंक्शनल डिपार्टमेंट क्या, इंजीनियरिंग का अपना डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग का अपना है, फाइनेंस का अपना है, बट उनके लिए क्या कर दिए गए, टीम्स क्रिएट कर दिए। प्रोजेक्ट ए का टीम क्रिएट किया, उसके लिए एक मैनेजर डाल दिया, प्रोजेक्ट बी का क्रिएट किया, उसके लिए एक मैनेजर डाल दिया। तो इस तरह से जब
ऑलरेडी जो हमारी परमानेंट टीम्स है उसके लिए टेम्पररी प्रोजेक्ट टीम्स जब क्रिएट की जाती हैं तो वो कौन से में होती है, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ साउंड ऑर्गेनाइजेशन। साउंड ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल्स क्या है? पहला, डिवीजन ऑफ वर्क, यानी कि जो वर्क होने वाला है उसको डिवाइड किया जाए कि हर एम्प्लॉय को उसका काम, उसकी टास्क जो है वो दे दी जाए ताकि हर कोई अपने काम पर अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर सके और काम जो है वो अच्छे से पूरा हो सके। यूनिटी ऑफ कमांड, कि जो हर एम्प्लॉय है वो एक ही सुपीरियर को जवाब देगा, रिपोर्ट्स देगा और उसके लिए अकाउंटेबल होगा, और जो ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस भी वो लेगा वो भी वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल एक ही बॉस से लेगा। इक्वालिटी बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में क्या होनी चाहिए? इक्वालिटी, यानी कि जो हर एम्प्लॉय की जो अथॉरिटी है वो कमेंशरेट होनी चाहिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, ठीक है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी है हर पोजीशन के लिए वो अच्छे से डिफाइंड होनी चाहिए उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन में या फिर ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट यह है हमारा प्रिंसिपल स्केलर चेन। स्केलर चेन, हम सबको पता है कि जो चेन ऑफ कमांड जो है वो हमेशा टॉप से लेके लोएस्ट पोजीशन पे फ्लो करता है, में काम करता है, जो कि डायरेक्ट और क्लियर होता है। हम सब ये प्रिंसिपल्स जो है हमारे ह्यूमन रिसोर्स में जो हमारी छोटी क्लास 12th क्लास में 11th क्लास में था उसमें पढ़ चुके हैं ऑलमोस्ट सारी चीज़ें, बस कुछ चीज़ें अलग कर दी गई हैं तो आप लोग इजीली कर लोगे, इसके लिए कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं, कुछ ज़्यादा नया नहीं आप लोगों के लिए। डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या है कि जो सिमिलर टास्क है वो एक ग्रुप को ही दिया जाए, सेम डिपार्टमेंट जो है को एक ग्रुप को उसको एक ही टास्क दिया जाएगा सेम डिपार्टमेंट में। बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में बैलेंस होना चाहिए, यानी कि जो प्रॉपर डेलीगेशन होनी चाहिए अथॉरिटी की, ताकि जो जिससे क्या हो कि वो मेक श्योर करे, इंश्योर करे कि यहाँ पर राइट डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल है एप्रोप्रिएट स्पैन, यानी कि जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है, यानी कि जो नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स हैं जो रिपोर्ट करेंगे डायरेक्टली एक सुपीरियर को, ठीक है। और जो स्पैन है वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए नेचर ऑफ वर्क में, एबिलिटी ऑफ सुपीरियर के अकॉर्डिंग, कॉम्पिटेंस ऑफ सबऑर्डिनेट और डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड एक्सेट्रा, इन सब के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? वो प्रॉपर होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए। ह्यूमन यूज़ ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, जो रिक्वायरमेंट है वर्क की जो कैपेबिलिटीज़ और एस्पिरेशन चाहिए एम्प्लॉयज़ के लिए वो इंटीग्रेटेड होनी चाहिए। अब लास्ट क्या है प्रिंसिपल? फ्लेक्सिबिलिटी, कि जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसमें हम चेंजेस कर सकें ईजिली, इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आने वाले चेंजेस के अकॉर्डिंग हम इसमें भी क्या कर सकें? चेंजेस कर सकें। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैनेजमेंट ऑफ न्यू एंटरप्राइज। न्यू एंटरप्राइज की मैनेजमेंट क्या है? तो हम सबको पता है कि प्रॉफिटेबिलिटी को अपनी मैक्सिमाइज करने के लिए हम सबको एक स्ट्रॉन्ग नीड है, ज़्यादा ज़रूरत है किस चीज़ की? एक इंटीग्रेट ईच एम्प्लॉय, हर एम्प्लॉय के काम को इंटीग्रेट करने के लिए एक स्ट्रेटेजिक गोल के साथ इंटरप्राइज के, और साथ ही साथ इंश्योर करने की कि उनकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है हर पोस्ट के लिए वो क्लियर होनी चाहिए, क्लियर कट होना चाहिए, उन सबको पता होना चाहिए कि उनका काम क्या है। अब इसके अंदर सब टॉपिक क्या है कि डेवलप अ कॉम्पिटेंसी मॉडल। कॉम्पिटेंसी मॉडल हम किस तरह से डेवलप कर सकते हैं? तो इसका फर्स्ट पॉइंट है फाइन ऑर्गेनाइजेशन डायमेंशन। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारी ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटेजीज़ हैं वो उसको हम लोग इंटरप्राइज के लिए वो वेरियस एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। हम सबको पता है कि ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटेजीज जो है वो बहुत सारे वेरियस एस्पेक्ट्स को देखकर ध्यान में रखकर बनाते हैं। अब ये एस्पेक्ट्स क्या है? बिजनेस का नेचर क्या होना चाहिए, चेन ऑफ कमांड क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये सारी चीज़ें, ये जो एस्पेक्ट्स हैं जिनको हम ध्यान में रखते हैं डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटेजीज के साथ। अब नेक्स्ट है डिफाइन मिशन, विजन एंड वैल्यूज़। ये सारे ही किसी भी ह्यूमन रिसोर्स की स्ट्रेटेजीज और ऑब्जेक्टिव्स को फ्यूचर के लिए शेप देने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जो विजन है वो सिग्निफाई करता है कि हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स को और ऑब्जेक्टिव्स को, जबकि जो मिशन है वो हमारे शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही साथ वैल्यू क्या करती है? वैल्यू ये बताती है
वैल्यूज़ एज अ फोर्स काम करती हैं, एक फोर्स की तरह काम करती हैं, जो हमें इंटरप्राइज के लिए एक्शन लेने पर और ऑपरेशंस करने के लिए फोर्स करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? परफॉर्म वर्कफोर्स एनालिसिस। जो वर्कफोर्स एनालिसिस है वो मेनली हमारे ऑर्गेनाइजेशन की पीपल, कल्चर और सिस्टम के एनालिसिस पर, जो भी करंट सिचुएशन है हमारी कंपनी की उसके एनालिसिस पर फोकस करती है। ये जो एनालिसिस है वो आइडेंटिफाई करती है कि हमें किस किस स्पेसिफिक एरियाज़ में और काम करने की ज़रूरत है हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट है इवेलुएट इम्प्लीमेंटेड स्ट्रेटेजीज। अब इसमें क्या होता है कि हम लोग कमर्शियल स्ट्रेटेजीज की इफ़ेक्टिवनेस को इवेलुएट करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हैं, और ये इवेलुएशन हमें क्या प्रोवाइड करता है? एक्यूरेट फैक्ट्स और फिगर प्रोवाइड करता है कि हमारे इंटरप्राइज में कितने नंबर ऑफ पोस्ट जो हैं वो खाली हैं, एम्प्लॉय की टर्नओवर क्या है, कस्टमर की ग्रीवेंसेस क्या है, और ये सारी चीज़ें ये हमें एम्प्लॉय और कस्टमर के डिससेटिस्फैक्शन सेटिस्फैक्शन के लेवल को ध्यान में रखकर प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ एचआरएम इन अ स्टार्टअप कंपनी। स्टार्टअप कंपनी में एचआरएम का रोल क्या होता है? पहला तो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ वर्कफोर्स, ये एम्प्लॉयज़ को हायर करना, उनको रिक्रूट करना और सिलेक्ट करना। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंडक्शन प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करना। कम्युनिकेशन विद द वर्कफोर्स, जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे कस्टमर्स हैं, उन सब के साथ अच्छे से कम्युनिकेट करना। ऑप्टिमाइजिंग वेज एंड सैलरी कॉस्ट से वेज और सैलरी कॉस्ट को ऑप्टिमाइज़ करना, ट्रैक करना और रिकॉर्ड करना अटेंडेंस को, कि हमारे एम्प्लॉयज़ के अटेंडेंस वगैरह को प्रॉपर्ली ट्रैक और रिकॉर्ड करके चलना। रीएड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस को रीड्रेस करना, और डिस्प्यूट्स जो भी है एम्प्लॉयज़ के बीच में उन सबको प्रोवाइड करना। सेफ्टी प्रोवाइड करता है जॉब्स में, कंपनी के एसेट्स को मैनेज करने के काम आता है। रिकॉर्ड करता है और मेंटेन करता है कंपनी के डाटाबेस को। साथ ही मेंटेन करता है हेल्दी पब्लिक रिलेशनशिप, पब्लिक के साथ हमारे रिलेशनशिप को अच्छे से मेंटेन करके चलता है, और साथ ही हमारी जो पब्लिक में है वो एक अच्छी इमेज हमारी कंपनी की बना कर रखता है, मतलब लोगों के सामने हमारी कंपनी की एक गुड इमेज है वो प्रेजेंट करता है। और ये हमारे पेरोल को और इंसेंटिव सिस्टम्स को भी मैनेज करता है। ठीक है, इसी का नेक्स्ट टॉपिक क्या है? तो नेक्स्ट टॉपिक है मार्केटिंग मिक्स। अब मार्केटिंग मिक्स क्या है? ये भी हम सब वैसे तो पहले पढ़ ही चुके हैं। मार्केटिंग मिक्स क्या करता है कि रिफ़र करता है हमारे सेट ऑफ एक्शंस और टेक्टिक्स को, जो एक कंपनी जो है यूज़ करती है हमारे ब्रांड को या प्रोडक्ट को मार्केट में प्रमोट करने के लिए। ठीक है, अब जो मार्केटिंग मिक्स किस चीज़ से बने हैं? 4 पीस से। कौन कौन से? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। अब हम सबको पता है कि जो आजकल के समय में जो मार्केटिंग मिक्स है वो अब बहुत ही तेज़ी से जो है बढ़ रहा है। साथ ही साथ इसमें कुछ हमने एक्स्ट्रा पीस भी जो है वो ऐड कर दिए हैं, जैसे कि पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस, यानी कि 4 पी के साथ अब 3 पी एक्स्ट्रा जो है वो ऐड किए गए हैं। अब इन पीस को ज़रा ध्यान से देखते हैं। पहले तो 4 पीस कौन कौन से हैं? फर्स्ट पी है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब हम सबको पता है जो भी हमने सामान बनाया है, जिसे हम डिलीवर करने वाले हैं, या फिर जिसकी हमें ऑर्डर मिली हुई है। ठीक है, अब ये जो हमारा आइटम जो सोल्ड होता है वो प्रोडक्ट होता है। हम सबको पता है कि प्रोडक्ट जो है वो मिनिमम लेवल ऑफ परफॉर्मेंस होता है जो डिलीवर करने का। ठीक है, अदरवाइज इवन द बेस्ट वर्क जो हमने अदर एलिमेंट्स मार्केटिंग मिक्स में किए गए हैं वो अच्छे नहीं होते अगर प्रोडक्ट अच्छे ना हो तो। अब सेकंड क्या है? प्राइस हम लोग जैसे प्रोडक्ट के लिए जो हमने पैसा जो भी हमने डिसाइड किया था वो प्राइस होती है। अभी हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर हमारे सेगमेंटेड टारगेटेड एबिलिटी ऑफ मार्केट टू पे, सप्लाई एंड डिमांड, कॉस्ट ऑफ अदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट फैक्टर्स, इन सारे फैक्टर्स पर क्या करता है? डिपेंड करता है कि हमारी प्राइस क्या होगी। ठीक है, अब बहुत सारे तरह के प्राइस होते हैं, जैसे कि प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज इवन टाइड इन विथ एन ओवरऑल बिजनेस प्लान जो पूरा का पूरा हमारे प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज पर जो है वो डिपेंड करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? प्लेस यानी कि हमें सेल कहाँ करना है, हम कहाँ सेल करने वाले हैं। हर इंडस्ट्री के लिए ये ज़रूरी होता है कि जो उसकी कंज्यूमर के लिए कि आई कैचिंग होना बहुत ज़रूरी होता है, कि हम ऐसे किसी जगह पर हों, हम ऐसे किसी गुड डिस्ट्रीब्यूशन वाले प्लेस पर हों जहाँ से वो ईजिली बाय कर सके। ठीक है, तो इसके लिए क्या करता है? रिटेलर्स जो है वो प्रीमियम पे करता है राइट लोकेशंस के लिए, परफेक्ट लोकेशन के लिए वो प्रीमियम पे करते हैं। जैसे कि
सक्सेसफुल बिजनेस का जो मेन मंत्र होता है ना, रिटेल मंत्र जो होता है वो होता है लोकेशन लोकेशन लोकेशन। जैसे कि एंटरटेनमेंट 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 मूवीज़ वगैरह का होता है ना, वैसे ही बिजनेस के लिए लोकेशन उतनी ही ज़रूरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रमोशन। अब आपने बना लिया, सब कुछ सेलेक्ट कर लिया, प्राइस कर लिया, जगह सेलेक्ट कर ली, पर प्रमोशन लोगों तक अगर आपकी प्रोडक्ट की नॉलेज या सर्विस की नॉलेज ही नहीं पहुंचेगी तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो प्रमोशन यानी कि वो एक्टिविटीज़ जो कि हम लोग अपने प्रोडक्ट को या सर्विस को प्रमोट करने के लिए करते हैं। ठीक है, इसमें एडवर्टाइजिंग होती है, वर्ड ऑफ माउथ, मतलब हमने किसी से तारीफ़ कर दी, वो किसी से कर रहा है, प्रेस रिपोर्ट्स या फिर कमीशन, अवार्ड्स वगैरह सारी चीज़ें क्या होती है, प्रमोशन की स्ट्रेटजीज़ होती हैं। अब इसी के साथ हमारे कंज्यूमर स्कीम्स, डायरेक्ट मार्केटिंग, कंटेस्ट और प्राइजेस भी इसमें इंक्लूड होते हैं प्रमोशन में। अब जब हमने पीस को, मार्केटिंग मिक्स के पीस को एक्सटेंड किया था तो उसमें 3 पीस और ऐड हुए थे, पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। पीपल में ऑब्वियस बात है बहुत सारे आते हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो काम करते हैं, हमारी सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो, और जो हमारे कंज्यूमर्स होते हैं, जो हमारे एंड यूज़र्स होते हैं किसी भी सर्विस या प्रोडक्ट के, वो लोग। ठीक है, अब नेक्स्ट है प्रोसेस। अब हम जो भी मार्केटिंग की उस मार्केटर को डेवलप कर, जो मार्केट को डेवलप करेंगे, हम जो भी प्रोसेस लेते हैं हमारे सर्विसेज में ऐड करते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, प्रोसेस जो हमारी किसी भी चेन फंक्शन चेन के प्रॉपरली काम करने के लिए ज़रूरी होती हैं। ठीक है, लास्ट वन इज़ फिजिकल एविडेंस, यानी कि फिजिकल एविडेंस जो है वो हमारा मार्केटिंग मिक्स का डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट अपीयरेंस के होते हैं। पहला तो ये कि जो आपने डिलीवरी लोकेशन थी, जैसे कि वो आपके एस्थेटिक है या नहीं, उसकी डिज़ाइन, उसकी फंक्शनैलिटी कैसी है, जो कंपनी जो है वो पोर्ट्रे करती है हमारे फिजिकल एट्रीब्यूट्स को कंज्यूमर के लिए। अभी एट्रीब्यूट्स क्या है, हमारे एक्सटीरियर, मतलब हमारे यहाँ का जो हमारी कंपनी है वो देखने में कैसी है, हमारा प्रोडक्ट जो देखने में कैसा, उसके फिजिकल एविडेंस कैसी, क्वालिटी अच्छी है नहीं है, लुक अच्छा है या नहीं है, डिज़ाइन अच्छा है या नहीं है। वैसे अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो या डेकोरेशन की सर्विस, इंटीरियर की सर्विस, तो इंटीरियर डेकोरेशन की, तो आपको देखते हैं कि आपकी जो पास्ट रिकॉर्ड्स रहे थे वो कैसे थे। कुछ फिजिकल एविडेंस आप अपना प्रोवाइड करते हो, कुछ अपना बेस वगैरह दिखाते हो, तो उस तरीके की चीज़ें जो है वो भी ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है 7 C's कंपास मॉडल ऑफ मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स के 7 C's जो कंपास मॉडल है वो कोइची शिमिज़ु ने इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। फर्स्ट सी क्या है, कॉरपोरेशन। जो कॉरपोरेशन है वो कंसिडर करता है कॉम्पिटिटर्स को, ऑर्गेनाइजेशन को और शेयर होल्डर्स को। ठीक है, मतलब उन पूरे को कंसिडर करना क्या है, सबको, कॉरपोरेशन। ये COS इसका जो शॉर्टकट है वो याद करने का बेसिक ट्रिक। कमोडिटी, अब कमोडिटी क्या है, कमोडिटी मीन्स जो भी हमारे क्रिएटेड गुड्स हैं या सर्विसेज हैं। ठीक है, कमोडिटी का जो C है वो बेस्ड होता है हमारे को मार्केटिंग कंसेप्ट्स पर, जहाँ पर बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो एक साथ काम करती हैं और प्रमोट करती हैं को ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को और सर्विसेज को डिफरेंट चैनल्स के थ्रू। कॉस्ट, हमारे ऑब्वियस बात है, जो कॉस्ट जो है हमारे टोटल कॉस्ट को रिप्रेजेंट करती है हमारे ओनरशिप के किसी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए। चैनल, ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रोडक्ट सर्विस फ्रॉम द प्रोडक्ट पॉइंट टू कम्युनिकेशन पॉइंट। चैनल वो होता है जो हमारे प्रोडक्ट को प्रोडक्शन पॉइंट से लेकर कम्युनिकेशन पॉइंट तक ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, एंड कम्युनिकेशन, अब कम्युनिकेशन ऑब्वियसली 2 वे होना चाहिए, यानी कि बिजनेस और कंज्यूमर के बीच में, जो बेच रहा है उसके बीच में भी, जो खरीद रहा है उसके बीच में भी कम्युनिकेशन होना चाहिए। अब कंज्यूमर कौन है, जो हमारे सामान को लेते हैं, ये मेनली कार्डिनल डायरेक्शन जैसे होता है ना हमारा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, उसकी भी में काम करता है। यहाँ पर जो N है वो नीड्स होता है, S हमारी सिक्योरिटी, E हमारा एजुकेशन और W हमारा वांट्स, जो कम्युनिकेशन कंज्यूमर को चाहिए होती है। हमें उसकी नीड्स को, उसकी सिक्योरिटी, उसके एजुकेशन, उसके वांट्स, सब चीज़ों को ध्यान में रखना होता है, सब चीज़ों को फॉलो करना होता है। सर्कमस्टांसेस, लास्ट C क्या है, ये रिफर करता है अनकंट्रोलेबल इन्वायरमेंट एलिमेंट्स को एक कंपनी के, जिसमें वो सारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स इंक्लूडेड होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अब रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या है, ये एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच है जो फोकस करता है रिलेशनशिप बिल्ड करने में, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करने में, फिर वो चाहे हमारे कस्टमर के साथ हो, पार्टनर्स के साथ हो, सप्लायर्स के साथ हो, इन सब के साथ हमारे बिजनेस के सक्सेस के लिए हमारी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होना बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर हम अंडरस्टैंडिंग होती है कि हम हमारे स्टेक होल्डर के या फिर जो भी हमारे कंज्यूमर्स हैं
हम उनके नीड्स या प्रेफरेंस को अंडरस्टैंड करें, उसके लिए उसको बेनिफिशियल रिलेशनशिप को म्यूचुअली एक म्यूचुअल टर्म पर चलाने के लिए अच्छे से हमें इफ़ेक्टिवली हमें हर किसी की जो बात है उसको सुनना होगा, उसके नीड्स या प्रेफरेंस को सुनना होगा। कस्टमर को सेटिस्फाई करना, उनके उनके मन में हमारे लिए लॉयल्टी जगाना, ये भी रिलेशनशिप मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। अब बेनिफिट्स क्या हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की? जो हमारे कस्टमर के साथ हमारी रिलेशनशिप होती है उसके बेनिफिट्स क्या हैं? पहला, बेटर कस्टमर सर्विस। अगर हमारी रिलेशनशिप जो है वो अच्छी होगी तो उससे क्या होगा, स्मॉल बिजनेसेस में बहुत अच्छी हेल्प करती है। एंटरप्रेन्योर्स को कस्टमर को अच्छे से समझने में, उनके एक्सपीरियंस को समझने में हेल्प करती है। इससे क्या होता है कि जो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होता है कस्टमर पर और सेल्स पर भी। अगर आप कस्टमर सर्विस अच्छी दोगे तो कस्टमर से इससे क्या होगा, उस पर हमारा अच्छा असर होगा, तो वो भी और लोगों को भी बता पाएगा कि हाँ इस कंपनी के या इस प्रोडक्ट की सर्विसेज क्या है, अच्छी हैं। नेक्स्ट, डाटा एनालिटिक्स। CRM का क्या होता है कि स्पेशलाइज्ड डाटा एनालिटिक्स फीचर्स उसके अंदर होते हैं जो हेल्प करता है हमें इवेलुएट करने में कि हमारे बिजनेस की सक्सेस कैसी चल रही है, हमारी पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं हमारे बिजनेस के फ्यूचर प्लानिंग के लिए, इम्प्रूवमेंट और ग्रोथ के लिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजिंग प्रोस्पेक्टिव लीड्स, यानी कि जो लीड जनरेशन है वो एक इम्पॉर्टेंट एडवांटेज होता है CRM सिस्टम का। ठीक है, जो कि हेल्प करता है हमारी पोटेंशियल लीड्स को नर्चर करने में एक बर्ड्स आई व्यू देकर। ठीक है, यानी कि जो CRM सिस्टम होती है उसके पास एक एबिलिटी होती है, वो बेटर वे में मैनेज कर पाता है हमारे प्रोस्पेक्टिव लीड्स को, और उसका जो स्टेटस है उसे अप टू डेट रखता है और इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करता था टाइम टू टाइम। नेक्स्ट है इम्प्रूव मार्केटिंग। जो CRM है वो अलाउ करता है पर्सनल अप्रोच, जिससे क्या होता है वो हमारी हेल्प करता है नए प्रोडक्ट्स को डेवलप करने में और सर्विसेज को अकॉर्डिंग टू कस्टमर के स्पेसिफिक नीड्स कि अब कस्टमर को क्या चाहिए उसके अकॉर्डिंग, मतलब हम उन तक पर्सनल अप्रोच के अकॉर्डिंग जब हमने उनसे बात की, उनकी नीड्स को जाना, उसके अकॉर्डिंग वो हमारी हेल्प करता है नए प्रोडक्ट्स को डेवलप और प्रोड्यूस करने में। लास्ट पॉइंट है इंक्रीज्ड सेल। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारी अच्छी रिलेशनशिप्स होगी, हमें उनकी सारी चीज़ों के बारे में पता होगा, तो हमारे सेल्स को भी इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, जो कि हमारे बिजनेस को स्टेप बाय स्टेप्स बढ़ने में हेल्प करता है। अब नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इससे पहले हमने बेनिफिट्स देख लिए थे रिलेशनशिप मैनेजमेंट के, अब नेक्स्ट है स्टेजेस कौन कौन से होते हैं रिलेशनशिप मैनेजमेंट के? तो 4 स्टेजेस होते हैं, अवेयरनेस, एक्विजिशन, कन्वर्जन, रिटेंशन एंड एडवोकेसी। 5 स्टेजेस होते हैं, सॉरी। फर्स्ट स्टेज क्या है? फर्स्ट स्टेज जो है अवेयरनेस, ये फोकस करता है मेनली नए कस्टमर तक पहुंचने में और उनके रिक्वायरमेंट्स और इंटरेस्ट को जानने में, उनको फोकस करने में। इस स्टेज में हम लोग जो है कस्टमर्स को अवेयर करते हैं हमारे ब्रांड के बारे में, हमारे प्रोडक्ट के बारे में उन्हें बताते हैं, उनके बीच में अवेयरनेस फैलाते हैं। तो इससे क्या होता है हम कस्टमर का अटेंशन भी कैप्चर कर पाते हैं और तो और हम हमारे टारगेट ऑडियंस तक एडवर्टाइजिंग के वे में या वर्ड ऑफ माउथ इन सब के तरीके थ्रू पहुंच सकते हैं, अवेयरनेस उन तक पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट है एक्विजिशन। ये जो स्टेज है वो हेल्प करता है हमारी कन्वर्ट करने में हमारे प्रोस्पेक्ट्स को कस्टमर और सब्सक्राइबर्स और कंज्यूमर्स, यानी कि जिन्हें हम सोच रहे हैं कि शायद ये मतलब हमारे उनको हमारे प्रोडक्ट को या सर्विसेज को ज्वाइन करें, उनको हम लोग प्रोस्पेक्ट से हमारे ओरिजिनल कस्टमर या सब्सक्राइबर या कंज्यूमर में कन्वर्ट करने में करने का काम ये स्टेज करता है। इस जो अटेंटिवनेस होती है हमारे कस्टमर की नीड्स को, वो उनको और बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करने में हमारी हेल्प करता है, जिससे हम उनके नीड्स और उनकी जो चीज़ें हैं हम उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स दे सकें, जिससे क्या होता है हमारे जो प्रोस्पेक्ट्स होते हैं उनको डिस्करेज, अदरवाइज अगर हम ऐसा नहीं करते हैं ऑब्वियस अगर हम उनकी नीड्स पर ध्यान नहीं देते तो वो हमारे प्रोस्पेक्ट्स को डिस्करेज करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है कन्वर्जन स्टेज पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमारे प्रोस्पेक्ट्स का अटेंशन जो है वो गेन करते हैं, उनको सेटिस्फैक्ट्री प्री बाइंग एक्सपीरियंस, यानी कि हम उनको जब कहते हैं ना कि कुछ लोग एडवांस में कुछ टेस्ट के लिए मांगते हैं, अगर हम कभी किसी को ऑर्डर देने जाते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि पहले हमें कुछ सैम्पल्स दिखाओ। तो एक तरीके का सैम्पल है कि अगर आपने सैम्पल अच्छा शो नहीं किया तो आपके प्रोस्पेक्ट्स जो है आप उसका अटेंशन खो दोगे, अपने कंज्यूमर का कस्टमर का अटेंशन खो दोगे। ठीक है। नेक्स्ट है रिटेंशन।
ये स्टेज क्या करता है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करता है कस्टमर्स के साथ, उनको प्रॉपरली सपोर्ट कर कर उनकी क्वेरीज का रिस्पांस देकर, ठीक है, और फॉलो अप करके ईमेल के थ्रू कस्टमर को वैल्यू देते हैं इस तरह से। अब जो रिटेंशन पॉलिसी है वो ये बताती है कि जो हमें हमेशा हमारे कस्टमर को खुश रखना चाहिए और लॉयल रखना चाहिए, लुक्रेटिव डिस्काउंट बोनस के थ्रू और रिवॉर्ड्स के थ्रू। अब लास्ट क्या है इसका, एडवोकेसी। अब एडवोकेसी का मतलब क्या है, यानी कि आप अपने ब्रांड को जो है वो सेटिस्फाइड कस्टमर के थ्रू दूसरे लोगों तक पहुंचा रहे हो, सो दैट कि ये स्टेज क्या करता है, आपको आफ्टर द सक्सेसफुल अचीवमेंट ऑफ द रिटेंशन स्टेज ही मिल सकती है। कि अगर आपने रिटेंशन स्टेज यानी कि आपने अपने कस्टमर को खुश कर दिया, तो उसके बाद ही ऑब्वियसली बात है वो दूसरों को आपके जो बिजनेस के बारे में है वो रिकमेंड करेगा ना। तो इसलिए एडवोकेसी जो है वो हमेशा रिटेंशन स्टेज के बाद ही हो सकती है। अब हमारा लास्ट टॉपिक शुरू करते हैं इस यूनिट का, और ये कहूँ कि इंटरप्रेन्योर सब्जेक्ट का जो लास्ट टॉपिक है वो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर प्रमोटिंग इंटरप्रेन्योरशिप। इंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या हैं। तो ऑब्वियस ही बात है कि हमारे बिजनेस को चलाने के लिए, इनोवेट करने के लिए गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। जो गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने बहुत सारे सेवरल स्कीम्स जो हैं वो बनाए थे हमारे इंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए और इनकरेज करने के लिए। इससे क्या होता है, जो इंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो नए वेंचर को स्टार्ट करने में इनेबल हो जाता है वेरियस स्कीम्स के थ्रू। और ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्कीम का कि जो इंटरप्रेन्योर्स हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ और रिसोर्सेज प्रोवाइड की जाएँ। अब फर्स्ट क्या है हमारा स्कीम, ये क्या है कि इनिशिएटिव स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव। तो स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव जो है वो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था 16 जनवरी 2016 को। ये जो है इनिशिएटिव ये मेनली जो हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम है कंट्री की उसको पावर देता है, उसको स्ट्रेंथ देता है। ये जो प्रोग्राम है वो ऑफर करता है वैरायटी ऑफ इंसेंटिव्स और बेनिफिट्स एलिजिबल स्टार्टअप, जो मतलब उनको लगता है गवर्नमेंट को कि हाँ ये स्टार्टअप जो है वो डेवलप करेगा, एलिजिबल है, तो उनको ये बहुत सारे इंसेंटिव्स और बेनिफिट्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं। अब इस स्कीम के अंदर, इस इनिशिएटिव के अंदर जो रजिस्ट्रेशन है वो बहुत ही ईजी होता है। इसके अंदर जो 80% डिस्काउंट है वो दी जाती है फाइलिंग फ़ीस को, ठीक है। अब स्टार्टअप जो है वो विल गेट 3 ईयर ऑफ इनकम टैक्स एग्जम्पशंस। स्टार्टअप्स को 3 ईयर का इनकम टैक्स एग्जम्पशन मिलता है विथ इन द फर्स्ट 10 ईयर्स। 10 ईयर्स के अंदर, फर्स्ट 10 ईयर्स के अंदर उनको इनकम टैक्स एग्जम्पशन मिलता है। अब नेक्स्ट है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड। जो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड था वो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया था 16 जनवरी 2021 में। अब इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है कि स्टार्टअप्स को ही हेल्प करना और उनको एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट आइडियाज़ जो है प्रोवाइड कराना। अब इस स्कीम के अंदर क्या करता है, गवर्नमेंट जो है वो इम्पॉर्टेंट मेजर्स लेता है जो इंश्योर करता है कि जो स्टार्टअप इंडिया जो है वो किसी भी तरह की कैपिटल शॉर्टेज को फेस ना करे। इस स्कीम के अंदर ही जो एलिजिबल स्टार्टअप्स हैं उन्हें 50 लाख का ग्रांट जो है वो प्रोवाइड होता है। नेक्स्ट है स्टैंड अप इंडिया स्कीम। अब जो स्टैंड अप इंडिया स्कीम है वो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब या फिर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को फाइनेंस करने के लिए लॉन्च किया गया था। इस स्कीम के अंदर जो बैंक्स है वो 10 लाख से 1 करोड़ तक का जो लोन है वो प्रोवाइड करता है, या तो एक शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब को या फिर किसी भी एक वुमेन को उसके बैंक ब्रांड के पर बैंक ब्रांड, ठीक है, जो कि सेट करता है ग्रीनफील्ड एंटरप्राइज। अब जो ग्रीनफील्ड एंटरप्राइज है वो मैन्युफैक्चरिंग या फिर सर्विस या ट्रेडिंग सेक्टर किसी के बेस पर हो सकता है, ठीक है। अगर नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइज है तो ये क्या होता है, मैंडेटरी होता है इसमें कि जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब होते हैं या हमारी जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्हें कम से कम 51% जो शेयर होल्डिंग या कंट्रोलिंग स्टेक्स हैं वो मिलने चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा एस्पायर। तो ये स्कीम जो है वो ऑपरेट करा गया था मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के थ्रू। इसका मतलब है कि अ स्कीम फॉर द प्रमोशन ऑफ इनोवेशन, रूरल इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि ऐसा स्कीम जो कि इनोवेशन को, रूरल इंडस्ट्रीज को और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करता है। ये जो मेंशन स्कीम है वो 2015 में लॉन्च की गई थी ताकि प्रॉपर नॉलेज जो है वो एंटरप्रेन्योर्स तक पहुंच सके बहुत सारे बिजनेसेस के थ्रू और एमर्जेंस एंड एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयर्स के एमर्ज के थ्रू। अब ये जो स्कीम्स है
एस्पायर की ये एम करती है एट इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करने में, पॉवर्टी रिड्यूस करने में और इनोवेशन को इंक्रीज करने में इंडिया के अंदर। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट क्या है इसका कि जो यहाँ तक कि हाउएवर जो मेन आइडिया है प्रमोट करने का एस्पायर को, वो जो है वो एग्रो बिजनेस इंडस्ट्री पर बेस्ड है। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स। क्रेडिट गारंटी स्कीम्स फॉर स्टार्टअप क्या है, ये एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट के लिए, ताकि इससे क्या होगा कि जो स्टार्टअप इंडियन का स्टार्टअप है उसके लिए कैपिटल रेज हो जाएगी। इस स्कीम के अंदर जो है वो गवर्नमेंट जो प्रोवाइड करता है क्रेडिट गारंटी क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस को या लोन्स के लिए प्रोवाइडेड की गई थी जो माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस के थ्रू, उसके लिए इस स्कीम के अंदर जो गारंटी है वो प्रोवाइड की गई थी फॉर लोन अमाउंट ₹50 लाख तक की जो है वो प्रोवाइड की गई थी। जबकि इन दिस स्कीम जो कवरेज गारंटी जो है वो रेंज की गई है बिटवीन 75 to 85% तक रेंज की गई है ऑफ द लोन अमाउंट के अकॉर्डिंग। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि इंक्रीज़ किया जा सके इंटरनेशनल एक्सेस को, क्रेडिट को इंक्रीज़ किया जा सके एक्सेस टू इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट के एक्सेस को इंक्रीज़ किया जा सके माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए। नेक्स्ट है अटल इनोवेशन मिशन। तो जो अटल इनोवेशन मिशन है वो हमारे नीति आयोग के गाइडेंस में एस्टेब्लिश किया गया था। इसका जो मेजर एफर्ट जो है, ज़्यादातर एफर्ट हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू किया गया है प्रमोट करने के लिए हमारे कल्चर ऑफ इनोवेशन को और एंटरप्रेन्योरशिप को हमारे कंट्री के अंदर में। अब जो एम है यानी कि अटल इनोवेशन मिशन, इसका जो ये इस्टेब्लिश किया गया था, इसने इस्टेब्लिश की थी अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, इंस्टीट्यूशंस के अंदर एंड बिजनेस एंटिटीज़ के अंदर एज अ पार्ट ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव। अब ये जो AICs जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं, यानी कि जो अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स है वो प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट न्यू एंटरप्रेन्योर्स को, उनको मॉडर्न फैसिलिटीज़, रिसोर्सेज और कंसल्टेंसी वगैरह प्रोवाइड कर। नेक्स्ट टॉपिक है जन धन आधार मोबाइल, यानी कि जैम जो है वो एक ऐसा टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन है जो इनेबल करता है डायरेक्ट ट्रांसफ़र सब्सिडीज़ का टू इंटेंडेड बेनिफिशियरी में, और साथ ही साथ ये एलिमिनेट करता है सारे इंटरमीडियरीज़ को और लीकेजेस को जो कि सिस्टम के अंदर होता है, जिसका एक पोटेंशियल इम्पैक्ट होता है मिलियंस ऑफ इंडियन सिटीजन की लाइफ पर। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया। ये जो है वो मेनली फंक्शन करता है साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शंस को प्रीमियर करने में अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर। ये वर्क करता है IT इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए, रिसर्च और डेवलपमेंट और स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए। ये डेडिकेटेड होता है ताकि इंकरेज कर सके प्रोडक्ट डेवलपमेंट को इन द फील्ड ऑफ एमर्जिंग टेक्नोलॉजी के फील्ड के अंतर्गत, जैसे कि AI, MI और रोबोटिक्स। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो जो स्कीम में है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये लॉन्च की गई थी बाय हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर 8 अप्रैल 2015 में। ठीक है, ये एक स्कीम है जो कि प्रोवाइड करता है लोन्स अप टू 10 लाख स्मॉल और माइक्रो इंटरप्राइजेस को। ये जो लोन्स होता है वो हमें कमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक या फिर कोऑपरेटिव बैंक्स जो हम प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्या है, डेली प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। अब ये क्या है, ये कब एस्टैब्लिश किया गया था? 2017 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू इन पार्टनरशिप विथ नबार्ड के साथ जब पार्टनरशिप हुई थी तब। अब ये जो स्कीम्स है वो प्रोवाइड की गई है सब्सिडीज़ लोन को स्कीम प्रोवाइड की गई है ताकि मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ 6.5% के रेट पर ये कोऑपरेट कर सके। नेक्स्ट क्या है, ये जो है ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट है उसको इंक्रीज़ कर देती है। साथ ही साथ ये एक स्कीम भी है ताकि ये प्रोवाइड कर सके इंक्रीज अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड मार्केट पार्टिसिपेशन टू रूरल मिल्क प्रोडक्ट्स।
इसी के साथ हमारी जो ये यूनिट है वो ख़त्म होती है, कंप्लीट होती है। इसकी वीडियो अपलोड होते ही मैं पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँगी। आई होप आप लोगों को कोई डाउट ना हो, आप लोगों का सारा सिलेबस जो एंटरप्रेन्योरशिप का वो ख़त्म हो गया है। आई होप सच में आप लोगों की मदद आ रही हो वीडियो। अगर आप लोगों की मदद आ रही है वीडियो तो प्लीज़ यार बस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट तो आप लोग कर दो बट वीडियो को लाइक भी कर दो कि मुझे थोड़ा और अच्छा लगेगा ना। इतनी मेहनत की है, आप लोगों के लिए नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ आप लोगों को, तो बस वीडियो लाइक करने से आई डोंट थिंक सो इतनी प्रॉब्लम होगी आप लोगों को, है ना? और हाँ, जैसे मैंने पहले भी कहा था टेलीग्राम चैनल पे अगर बाय चांस आपको किसी भी वीडियो का पीडीएफ नहीं मिलता है या किसी भी यूनिट की पीडीएफ नहीं मिलती तो प्लीज़ कमेंट डाल देना, मैं री-अपलोड कर दूँगी, ठीक है? सो इस वीडियो के लिए इतना ही। फर्स्ट एट द एंड फाइनली ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स अच्छे से दीजिएगा, कॉन्संट्रेट करके दीजिएगा, रिलैक्स होकर दीजिएगा, ठीक है? और बस इतना ही। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।